तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। DSM-4 और ICD-10 के अकॉर्डिंग बाइपोलर डिसऑर्डर को एक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस के रूप में देखा जाता है और इसे 4 टाइप्स में बांटा गया है। पहला बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, दूसरा बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, तीसरा साइक्लोथाइमिया और चौथा बाइपोलर डिसऑर्डर NOS यानी नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो सबसे पहले बाइपोलर 1 को जानते हैं। इसमें कम से कम 7 दिन तक चलने वाला मेनिया या मिक्स्ड एपिसोड होता है। या तो पर्सन ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा या दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, या तो डिप्रेशन और मेनिया का कॉम्बिनेशन रहेगा लगातार 7 दिन तक। सेवरिटी ऑफ सिम्टम्स ये है कि कई बार लक्षण इतने सीवियर होते हैं कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अक्सर मेनिया एपिसोड के साथ साथ डिप्रेशन एपिसोड भी होते हैं, कम से कम 2 वीक तक। ये सिम्टम्स पर्सन के नॉर्मल बिहेवियर से एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। हालांकि कुछ लोग सिर्फ मैनिक एपिसोड का एक्सपीरियंस करते हैं और कभी डिप्रेशन नहीं होता। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, इसकी पहचान डिप्रेसिव एपिसोड्स और हाइपोमेनिया एपिसोड्स के बीच बदलाव से होता है। यानी इसमें पर्सन को डिप्रेशन और हाइपोमेनिया दोनों होगा। इसमें पूरा मेनिक या मिक्स्ड एपिसोड नहीं होते। हाइपोमेनिक एपिसोड मैनिक एपिसोड की तरह सीवियर नहीं होते, जैसे ये सोशल या पर्सनल लाइफ को सीरियसली अफेक्ट नहीं करते और साइकोसिस भी नहीं होते। इस कारण से इसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है, क्योंकि हाइपोमेनिया को अक्सर एक सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव टाइम के रूप में देखा जा सकता है। बाइपोलर 1 की कंपैरिजन में इसमें मैनिक बिहेवियर कम सीवियर होता है। पर्सन को खुद ये अनयूजुअल नहीं लग सकता, लेकिन आसपास के लोग उसके बिहेवियर को डेविएंट मान सकते हैं, यानी अजीब मान सकते हैं। तीसरा है साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया या साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर का एक माइल्ड फॉर्म है। इसमें पर्सन को हाइपोमेनिया और माइल्ड डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं जो कम से कम 2 साल तक चलते हैं। हालांकि ये सिम्टम्स बाइपोलर डिसऑर्डर के डायग्नोस के लिए इनफ नहीं होते। सिम्टम्स हैं एनर्जी में कमी, थकान, भूख में बदलाव, इंसोमिया या हाइपोसोमिया, अटेंशन प्रॉब्लम और सैडनेस की फीलिंग। ये मूड में लगातार बदलाव लाता है जो किसी पर्सन की फंक्शनल एबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। चौथा है बाइपोलर डिसऑर्डर NOS यानी नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। जब किसी पर्सन के सिम्टम्स बाइपोलर 1 या 2 की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते तो उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है। सिम्टम्स इनफ टाइम तक नहीं रहते या बहुत कम सिम्टम्स मौजूद होते हैं इसके अंदर, लेकिन पर्सन का बिहेवियर नॉर्मल से अलग होता है। यह एक नॉर्मल कैटेगरी है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब सिम्टम्स किसी पार्टिकुलर टाइप में फिट नहीं होते, लेकिन फिर भी लाइफ की क्वालिटी पर असर डालते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के कॉज के बारे में अब जानते हैं। पर्सन टू पर्सन इनके कॉज अलग हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च से ये पता चलता है कि इसके पीछे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह के कारण हो सकते हैं। अब इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स को जानते हैं। इसमें पहला है फैमिली स्टडी।
जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनके फैमिली के दूसरे मेंबर्स में भी ये प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। रिसर्च से ये पता चला है कि अगर किसी के फर्स्ट लेवल के रिलेशन जैसे पेरेंट्स या सिबलिंग्स को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उस पर्सन को यह बीमारी होने की पॉसिबिलिटी 9 गुना ज़्यादा होती है। अब दूसरा है ट्विंस स्टडी। एक जैसे जुड़वा यानी मोनोजाइगोटिक और दो अलग अलग जुड़वा यानी डिजाइगोटिक ट्विंस पर स्टडी से पता चला है कि एक जैसे जुड़वा में बाइपोलर डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी 60 to 80% तक होती है, जबकि दूसरों में ये 10% या उससे कम होती है। इससे ये साबित होता है कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स का बड़ा रोल होता है। तीसरा है जेनेटिक स्टडी। कई रिसर्चर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से जीन बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर रिजल्ट नहीं निकाल पाए। कुछ रिसर्च में क्रोमोसोम 6 और 11 पर बदलाव पाए गए हैं, लेकिन ये सब नतीजे पूरी तरह से पक्के नहीं हैं। तीसरा है ब्रेन स्कैन एंड न्यूरो इमेजिंग स्टडी। MRI स्कैन और दूसरे न्यूरो इमेजिंग टेक्नोलॉजी से ये देखा गया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों के ब्रेन के स्ट्रक्चर नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इन लोगों के ब्रेन में लैटरल वेंट्रिकल्स 70% बड़ी पाई गई है और उनके ब्रेन में वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज 2.5 टाइम ज़्यादा थी। पांचवा है रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में स्पेशली नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का इम्बैलेंस देखा गया है। एक हाइपोथीसिस जिसे कैटेकोलामिन हाइपोथीसिस कहा जाता है ये बताता है कि डिप्रेशन नॉरएपिनेफ्रिन की कमी से और मैनिक इसकी अधिकता से होता है। सिक्स्थ है इंडोलामाइज हाइपोथीसिस। ये कहता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे इंडोलामाइंस सेरोटोनिन का लेवल डिप्रेशन से जुड़ा होता है। जब दवा से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल घटता है तो ये डिप्रेशन को बढ़ावा दे सकता है। सेवेंथ है एंडोक्राइन सिस्टम। रिसर्चर ने पाया कि जिन बीमारियों में एंडोक्राइन सिस्टम इफेक्टेड होता है जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या क्रूसिंग सिंड्रोम, उनमें डिप्रेशन नॉर्मल है। इन डिजीज में एड्रेनल कॉर्टेक्स में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है जो मूड को अफेक्ट कर सकता है। एट्थ है मेलाटोनिन सेंसिटिविटी हाइपोथीसिस। ये पाया गया है कि कुछ बाइपोलर पेशेंट की आँखों के मेलाटोनिन रिसेप्टर्स में रात के टाइम ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसका मतलब ये है कि लाइट के कांटेक्ट में आने पर मेलाटोनिन का लेवल तेजी से गिरता है जिससे नींद और मूड पर असर पड़ता है। कुछ दवाइयाँ जैसे वेल्प्रोइक एसिड और लिथियमस मेलाटोनिन रिसेप्टर पर असर डालती हैं और नींद में लाइट के प्रति सेंसिटिविटी को घटाती हैं। अब अगला है साइकोलॉजिकल फैक्टर। पहला है इसके अंदर साइकोसोशियल वेरिएबल। बाइपोलर डिसऑर्डर के डेवलपमेंट और इसके उतार चढ़ाव में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स
का बड़ा रोल होता है। पर्सन के हाल के जीवन की घटनाएं, रिश्तों में प्रॉब्लम आदि नए या दोबारा शुरू होने वाले एपिसोड्स को ट्रिगर कर सकती हैं। दूसरा है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। एक स्टडी में पाया गया है कि 2/3 मैनिक एपिसोड किसी लाइफ ट्रॉमा के बाद आए। एग्जाम्पल के लिए 1985 में न्यूयॉर्क में आए तूफान के बाद बाइपोलर पेशेंट में मैनिक एपिसोड के नंबर्स बढ़ गए, स्पेशली उनमें जो पहले से लिथियम से इलाज करा रहे थे। अगला है चाइल्डहुड ट्रॉमा एब्यूज़। रिसर्च बताते हैं कि लगभग 1/3 से आधे बाइपोलर मरीजों को बचपन में मेंटल या फिजिकल अब्यूज़ का एक्सपीरियंस होता है। इससे बाइपोलर डिसऑर्डर जल्दी शुरू होता है, सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं और साथ में दूसरे मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फोर्थ है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट्स। जो लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और उन्हें इमोशनल या सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर एपिसोड्स दोबारा आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगला है डेवलपमेंटल चैलेंजेस। एडोलसेंस में जो पर्सन डिफ़िकल्टीज और कन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं, उनमें आगे चलकर बाइपोलर डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है।